Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to discuss a very important topic from TY BCom, that is money market. और इस मनी मार्केट में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न इन अ वेरी इजी वे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट जो हमें टीवा में काफ़ी सपोर्ट करता है कि किस तरह से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ द फंड्स किस तरह से सेटिस्फाई करता है टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड टू द बिजनेस फर्म्स एंड बिसाइड विथ दैट सम लिटिल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. उन सब की जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करता है मनी मार्केट. So today we are going to discuss the money market in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. So first we will learn कि what is the structure of money market. Now structure discuss करने से पहले ये देख लें कि money market है क्या. Money market is a mechanism. ये mechanism है where funds are borrowed and lent for short term. Short term means the funds have maturity period from 1 day to 1 year. तो बहुत लिमिटेड पीरियड हो गया. तो इस लिमिटेड पीरियड में मनी मार्केट जो है बहुत से बिजनेस फर्म्स को सपोर्ट करता है, बहुत से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैंकिंग सेक्टर है इसका तो पूरा सपोर्ट सिस्टम है. क्योंकि जब हम बात करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट तो दे आर कंसिडर्ड एज अ लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी. जैसे हमारे बॉडी में जब तक ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर है तो वी कैन सर्वाइव वेरी वेल, वी विल रिमेन हेल्दी, वी विल ग्रो वेल. इन द सिमिलर वे जब तक इकोनॉमी में मनी मार्केट जो है वो आपको प्रॉपरली स्मूथली सपोर्ट कर रहा है, आपका कैपिटल मार्केट आपके लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, till then your economy will grow in a expected way. आपके जो expected targets हैं you can easily achieve it. तो हमारा जो मनी मार्केट है वो एक सिस्टम है, वो एक मैकेनिज्म है where the funds are borrowed and lent for short period. short period यानी हमने क्या कहा, from 1 day to 1 year. और इस पूरे मनी मार्केट का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इस पूरे मनी मार्केट को ओवरऑल रेगुलेट करती रहती है. तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट. अच्छा, जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो मनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है स्पेशली इन अवर इंडियन इकोनॉमी इट हैव अ डिकोटॉमी. डिकोटॉमी यानी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऑन वन साइड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. ऑर्गेनाइज यानी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी RBI किस तरह से उनको सिस्टम से रेगुलेशन के हिसाब से चला रही है. और दूसरी तरफ रहता है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, रिमोट इंटीरियर एरियाज़ में दिखाई देता है. तो आज हम मनी मार्केट के इसी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो स्ट्रक्चर में पहला साइड कौन सा आता है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जो फुल्ली रेगुलेटेड है अंडर द रूल्स रेगुलेशन एंड नॉर्म्स ऑफ RBI. इसमें फर्स्ट जो आता है दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस मार्केट इज़ कॉल मनी मार्केट या नोटिस मनी मार्केट, कुछ भी कह सकते हो आप, दोनों हम लोग उसको कह सकते हैं. जब हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट तो इसमें यूर ऑल द ट्रांजेक्शन्स, यूर ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इट विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम स्पेशली 1 डे. आप एक दिन के लिए भी अगर आपको पैसा चाहिए तो उस पूरे बैंकिंग सेक्टर में आपकी पूरी डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जाता है. ज़्यादातर कॉल मनी मार्केट को हम इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि मनी मार्केट में स्पेशली आपका जो बैंकिंग सेक्टर है इनकी रिक्वायरमेंट को ईजिली सेटिस्फाई किया जाता है, इनके ट्रांजैक्शन को स्मूथली कैरी किया जाता है. तो जब भी हम नोटिस मनी मार्केट देखते हैं तो यहाँ पर भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम 2 days तो अप टू मैक्सिमम 14 days तक आपके ट्रांजैक्शंस को कैरी किया जाता है एज़ पर यूर रिक्वायरमेंट.
इसके लिए कहा जाता है द मार्केट विच इज कैरीड योर ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एक्सट्रीमली फॉर शॉर्ट पीरियड. Market which carry all the financial transaction for extremely short period is called call money market, या आप उसे कह सकते हो नोटिस मार्केट, या हमने इसको क्या कहा, इंटर बैंक मार्केट. क्योंकि इसमें मोस्टली जितनी भी आपकी बैंकिंग सिस्टम्स हैं, सपोज किसी न किसी बैंक को थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, या किसी को हमें लोन फैसिलिटीज़ देनी है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी है, एंड टारगेट्स आर वेरी हाई. सो टू ओवरकम दैट डेफिसिट, by overnight all their transactions will be satisfied through call money market. तो उनके ट्रांजेक्शन्स को पूरा सेटिस्फाई किया जाता है. नंबर वन दैट इज़ कॉल मनी मार्केट. तो ये बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड का मार्केट है जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट फ्रॉम 2 days to 14 days तक आपकी सेटिस्फाई की जाती है, और इनको कहा जाता है इंटर बैंक मनी मार्केट. क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन ओवरनाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट हम सेटिस्फाई करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये था फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस मार्केट. दूसरा कंपोनेंट आता है ट्रेजरी बिल मार्केट. अब इस मार्केट में, मनी मार्केट में, हमें बिल मार्केट भी दिखाई देता है. और जब हम बिल्स की बात करते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ बिल हम डिस्कस करने वाले हैं. एक होता है ट्रेजरी बिल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टी बिल भी कहते हैं, और दूसरा रहता है कमर्शियल बिल्स, जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं. तो हम दोनों कंपोनेंट को अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो पहला जैसे हमने कहा ट्रेजरी बिल्स. ये जो ट्रेजरी बिल्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और इनको इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. सपोज़ कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंशियल पेमेंट में कभी कभी डेफिसिट हो जाती है, या देयर इज़ सम इमरजेंसी बट दैट इनफ फंड्स आर नॉट अवेलेबल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो एट दैट टाइम आरबीआई विल हेल्प देम, आरबीआई उनको सपोर्ट करती है. और जब ये ट्रेजरी बिल्स वो इशू करते हैं तो यहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि स्पेशली जब हम लोग ये बिल्स पास करते हैं तो जनरली ये डिस्काउंट पे भी ऐसे बिल्स को इशू किया जाता है, और पार वैल्यू में इसको पे भी किया जाता है. अच्छा, जब ये बिल्स इशू करती है आपकी गवर्नमेंट, यानी आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका ड्यूरेशन कितना रहता है, इनका मैच्योरिटी कितना होता है. तो इनिशियली जनरली जब ये हम लोग बिल्स की बात करते थे तो ये बिल्स थे फॉर 3 मंथ्स का पीरियड. लेकिन अभी थोड़ा इकोनॉमी काफ़ी ग्रो हुई है, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए उसमें 2 और ट्रेजरी बिल्स को ऐड किया गया है, यानी फॉर 182 डेज़ यानी 6 मंथ्स के लिए, या 364 डेज़ के लिए, यानी लेस देन 1 डे फ्रॉम 1 ईयर. क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मार्केट है, और इस शॉर्ट टर्म मार्केट में आपकी जो भी डिमांड्स होती हैं वो मैक्सिमम अप टू 1 ईयर सेटिस्फाई की जाती हैं. तो इसमें ट्रेजरी बिल्स का जो मोस्टली सपोर्ट रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो मैक्सिमम रहता है. स्पेशली कभी भी गवर्नमेंट को ऐसे ट्रांजैक्शन को स्मूथली कंडक्ट करना है तो टी बिल इज़ देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, बहुत प्रायोरिटी रहती है उनके लिए. और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो डिसाइडेड रहता है एज़ पर द मार्केट फोर्सेस. जो भी मार्केट फोर्सेस रहता है वो रीज़नेबल रहता है, और रिस्क भी बहुत कम रहती है. लेकिन वन मोर स्पेशल थिंग, जब ये टी बिल्स आपकी आरबीआई इशू करती है तो इशू करते समय ये 20 मिनिमम अमाउंट शुड बी 25,000, और उनका जो मैक्सिमम जो रहता है, या हम लोग जितना अमाउंट हम इशू करते हैं, इट इज़ इन द मल्टीपल ऑफ 25,000. तो ये थोड़ा कंडीशन वो ध्यान रखते हैं कि सपोज़ अगर आपको 1,40,000 पेमेंट करना है तो 1,40,000 पेमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको कैसे लेना है, मिनिमम 25,000, और जो भी आपको एक्स्ट्रा लेना है इन द मल्टीपल ऑफ 25,000, यानी अप टू 1,50,000, यानी 6 यूनिट. एक यूनिट रहेगा 25,000 का, और उसके बाद जितने यूनिट्स चाहिए आपको इन द मल्टीपल ऑफ 25,000 आपको दिया जाएगा. तो इस तरह से जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो एक ग्रेटर सपोर्ट रहता है फ्रॉम आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू treasury bills. Only the central government have the exclusive power to issue this type of treasury bills.
यानी जितने भी उनके गवर्नमेंट के रेगुलर उनकी डिमांड्स रहती हैं, जब वो उनको सेटिस्फाई करने जाती हैं और सपोज़ कोई डेफिसिट हुआ, कोई शॉर्टेज हुआ, तो टी बिल्स उनके डेफिसिट को, उनके शॉर्टेज को ओवरकम करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नहीं, थर्ड वन आता है कमर्शियल बिल्स। क्योंकि हमने ट्रेजरी बिल्स दिया देखा, तो इमीडिएटली उसके बाद हमें क्या देखना है, कमर्शियल बिल्स भी देखना है। तो कमर्शियल बिल्स को हमने क्या कहा, सिंपली नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप 12th से करते आ रहे हो। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये हमारे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में बहुत रेगुलरली यूज़ होता है। ये एक सेल्फ आपका प्रोमिसनरी नोट होता है, जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। इसमें भी रिस्क कम रहता है, क्योंकि जनरली ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज रहते हैं, इसमें मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम कितना रहता है, 3 मंथ्स। तो इसके लिए बहुत रिस्क कम रहता है, लो रिस्क पे रहता है। इनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो भी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रहता है। यू नो दैट कि इसमें जो ड्रॉवर है यानी क्रेडिटर जो रहता है वो बिल ड्रॉ करता है, और ये बिल्स जो होते हैं वो डिस्काउंट करवाते हैं विथ द कमर्शियल बैंक्स। वो कमर्शियल बैंक्स के पास ये बिल्स को हम डिस्काउंट करवाते हैं, और यही हमारे कमर्शियल जो बैंक्स हैं, ये पूरा बैंकिंग सेक्टर है, इनको फिर से इन्हीं बिल को रीडिस्काउंट करवाते हैं विथ द एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, या IDBI बैंक, ऐसे बैंक, या सिडबी बैंक, इनके पास। क्योंकि जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो दीज बिकम अ सिक्योरिटीज़ फॉर देम, वो उनके लिए सिक्योरिटीज़ बन जाती हैं। तो जनरली जो ये कमर्शियल बिल्स हैं, इनको डिस्काउंट कौन करता है, इनको जनरली परचेज कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स, वो उन्हें परचेज करते हैं। और आपके बिजनेसमैन को उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो 3 मंथ्स के लिए हो या 6 मंथ्स के लिए हो, तो फॉर ए शॉर्ट पीरियड उनके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। बट सपोज़ वो सेटिस्फाई करते करते बैंकिंग सेक्टर को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उनको रीडिस्काउंट किया जाता है विथ एग्जिम बैंक हो, सिडबी बैंक हो, या IDBI बैंक हो। इस तरह से फिर उनके पैसे की भी रिक्वायरमेंट को वो सेटिस्फाई कर देते हैं। तो देखो कैसे इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन सब ट्रांजैक्शन आपकी शॉर्ट पीरियड यानी मैच्योरिटी पीरियड क्या है, लिमिटेड रहता है, मिनिमम रहता है। तो इसके लिए इस पूरे मनी मार्केट में हम देखते हैं कि जितने भी फंड्स का बोरोइंग एंड लेंडिंग हो रहा है, इट इज़ हैपन फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर, यानी एग्जैक्टली 1 ईयर भी नहीं होता है। जैसे हमने कहा टी बिल, इट इज़ फॉर 364 डे, यानी 1 डे लेस फ्रॉम द 1 ईयर, उसको कंप्लीट 1 ईयर भी होने नहीं दिया जाता। तो ये सब ट्रांजैक्शन आपकी इकोनॉमी को स्मूथली चलाने में हमें काफ़ी सपोर्टिव रहती है। तो ये था आपका थर्ड वन, कमर्शियल बिल्स, जो शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल, सेल्फ लिक्विडेटिंग रहता है, और ये एक प्रॉमिसरी नोट है जो कमर्शियल बैंक्स के पास हम डिस्काउंट करवाते हैं। रिस्क फैक्टर कम रहता है, ये परचेज कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम दीज बैंकिंग्स दे विल ट्राई टू रीडिस्काउंट विद द एग्जिम बैंक हो, सिडबी हो, या IDBI जैसी बैंक्स हो, वहाँ पर वो रीडिस्काउंट करके अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को हम जनरली कहते हैं CDs, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं इनको, CDs। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की जो स्कीम है, इसको RBI ने 1989 में स्टार्ट किया था। अब RBI ने जब इस सिस्टम को यानी कमर्शियल जो जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, इनको जब स्टार्ट किया, तो उनका मेन पर्पज़ ये था कि जितने भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके डे टू डे वांट्स को सेटिस्फाई करना। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये जनरली अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल आपके प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं जो वो इशू करते हैं। इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक को काफ़ी हेल्प और सपोर्ट मिलता है, उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। या सपोज़ अगर कुछ बिग कारपोरेशन हाउसेस हैं, बहुत बड़े बिजनेस फर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो फाइनेंशियल नीड्स भी जो हैं वो सेटिस्फाइड होती। लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CD,
इनका मैच्योरिटी पीरियड भी क्या रहता है, फ्रॉम 7 डे टू 1 ईयर, 7 डे से लेके 1 ईयर का। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे मिनिमम अमाउंट, कि मिनिमम अमाउंट क्या होता है। जैसे हमने ट्रेजरी बिल में देखा, ट्रेजरी बिल में मिनिमम अमाउंट कितना था, 25,000, और कितने के मल्टीपल में आप उसको इशू कर रहे थे, 25,000 के इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी उसके यूनिट्स में आप उनको दे रहे थे कि एक यूनिट 25,000 का, तो आपको कितने की ज़रूरत है। सपोज़ 10 लाख की ज़रूरत है, तो एक यूनिट जो है वो 25,000 का, यानी 10 लाख में 40 यूनिट ऑफ 25,000 विल बी गिवन टू यू। तो 40 यूनिट 25,000 के, आपके 10 लाख की डिमांड सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन जब हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं तो ये ज़्यादा रिस्की नहीं रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हाउसेस जो हैं वो उसको दे रही हैं, या सपोज जब इनको इशू किया जा रहा है टू सपोर्ट द कमर्शियल बैंक्स, उन कमर्शियल बैंक्स को सपोर्ट के लिए, तो ये जो उनका मैच्योरिटी पीरियड है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि 7 डेज टू 1 ईयर तक रहता है। और इनका जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज़ 1 लाख। कितना अमाउंट है, 1 लाख, और उनको 1 लाख के मल्टीपल में ही उनको हमेशा दिया जाता है। कि सपोज़ आपको 50 लाख चाहिए तो आपको 50 यूनिट, क्योंकि एक यूनिट 1 लाख का, तो 50 यूनिट्स आपके 50 लैक्स 50 यूनिट्स हो गए। और अगर 1 करोड़ चाहिए तो 100 यूनिट्स ऑफ 1 लाख। ऐसे करके आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जाता है। तो मिनिमम एक यूनिट कितने का, 1 लाख का। आपको जितने पैसे की ज़रूरत है उसको डिवाइडेड बाय 1 लाख, उतने यूनिट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो ये जो रहता है ये भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम को काफ़ी शॉर्ट टर्म जितनी भी पैसे की ज़रूरत है उन नीड्स को सेटिस्फाई करने में ये मदद करता है। जितनी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, कमर्शियल बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो इस तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के थ्रू उनको शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को हमने क्या कहा शॉर्ट फॉर्म में, CD। कब इशू हुआ, 1989 में। किसने इशू किया, RBI ने। किसको हेल्प करने के लिए, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये अनसिक्योर्ड ये प्रॉमिसरी नोट्स हैं इनको इशू किया गया। रिस्क बहुत कम रहती है, लेकिन इनका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, फ्रॉम 7 डेज टू 1 ईयर। मिनिमम कितना अमाउंट, 1 लाख, और उतने ही के मल्टीपल में उनको दिया जाता है, दैट इज CDs। अब आते हैं नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर्स। अब ये जो कमर्शियल पेपर्स हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CPs, जैसे हमने CD किया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वैसे कमर्शियल पेपर्स जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा, CPs। अब ये जो कमर्शियल पेपर्स हैं ये भी आपके कमर्शियल बैंक्स हों या काफ़ी अच्छे बड़े कारपोरेट जिनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं जो हमेशा इनको रेटिंग देती रहती हैं कि उनका क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में कितना है। और अगर उनका जो क्रेडिट वर्दीनेस है काफ़ी अच्छा है, यानी वो क्रेडिट लेते हैं फिर वापस उनको टाइमली रीपे भी कर देते हैं, तो उनका रेटिंग अगर मार्केट में अच्छा है तो इन दैट केस दे कैन इशू द कमर्शियल पेपर्स। अगर उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है शॉर्ट पीरियड के लिए तो दे कैन इशूड। लेकिन जब ये कमर्शियल पेपर की हम बात करते हैं तो ये भी इजीली अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स हैं जो इजीली निगोशिएबल होते हैं, वो मार्केट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और अपने जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई कर सकते हो। अब इसमें भी स्पेशली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरह इनका मैच्योरिटी पीरियड सेम 7 डे टू 1 ईयर रहता है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। और वो थोड़ा ट्विस्ट क्या है, क्योंकि जब हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किया तो इनका एक यूनिट कितने का था, 1 लाख, और कितने के मल्टीपल में आप दे सकते हो, 1 लाख। लेकिन कमर्शियल पेपर्स में जब हम बात करते हैं CP में तो इनका मिनिमम 1 यूनिट होता है 5 लाख्स का, 5 लाख्स का, और उनको 5 लाख्स के मल्टीपल में आप दे सकते हो। तो जैसे अगर सपोज़ आपको चाहिए 40 लाख्स, तो 40 लाख्स के हिसाब से 1 यूनिट आपका 5 लाख का, तो 8 यूनिट्स ऑफ 5 लाख्स विल बी गिवन टू यू। तो ऑड फिगर नहीं, सपोज 42 लाख्स चाहिए तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली आइदर यू हैव टू टेक 40 या 45,
तो इस तरह से कमर्शियल बैंक्स जो हैं या आपकी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं। लेकिन जब वो कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं तो उसके लिए आरबीआई ने उनके लिए गाइडलाइंस सेट की हैं। वो क्या गाइडलाइंस हैं? उनके कुछ रूल्स रहते हैं, नॉर्म्स रहते हैं, ताकि उनकी रिस्क लेवल हमेशा मिनिमम और आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट भी करें, फंड्स और रिसोर्सेज को मोबिलाइज भी करें, आपकी इकोनॉमी ग्रो भी हो। लेकिन क्योंकि इनका 1 यूनिट का लेवल आप देखा कि मिनिमम 5 लाख है और इन द मल्टीपल ऑफ 5 लाख आप करोड़ों में आप सपोर्ट भी ले सकते हो फॉर शॉर्ट पीरियड, जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, फ्रॉम 7 डे टू 1 ईयर। लेकिन सम गाइडलाइंस आर इशूड बाय आरबीआई और वो गाइडलाइंस क्या है? नंबर 1 गाइडलाइन ये कहता है कि उस कंपनी के या उस बैंकिंग सेक्टर जो भी है, गवर्नमेंट सेक्टर है या दैट बिग कॉरपोरेट हाउसेस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जो भी आपका बिजनेस हाउसेस है उनके शेयर्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। उनके शेयर का लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये होना चाहिए। नंबर 2 उनका जो है दैट इज़ उस कंपनी का या उस फर्म का जो मिनिमम टेंजिबल असेट्स हैं, टेंजिबल यानी विच वी कैन सी इट, जब हम उसको टच कर सकते हैं, मार्केट में मॉर्गेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। टेंजिबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनटेंजिबल, क्योंकि गुडविल में तो आपको मालूम है बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बैलेंस शीट में गुडविल को भी असेट करके दिखाते, लेकिन मेन है टेंजिबल असेट्स जिनकी मार्केट में रीसेल वैल्यू हो। तो वो टेंजिबल जो आपकी वैल्यू है उन असेट्स की मिनिमम 4 करोड़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 करोड़ होनी चाहिए। तो नंबर 1 उस फर्म के, उस बिजनेस हाउस के या उस बैंक के जो भी आपको ये कमर्शियल पेपर्स जो है वो मार्केट में इशू कर रहा है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट कि उसके शेयर्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। Number 2 minimum tangible assets of that firm must be valued 4 करोड़। नंबर 3 कि उनका जो रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग उनको मिलना चाहिए स्पेशली बाय द क्रिजल। जो क्रिजल रेटिंग कंपनीज हैं उनके थ्रू उनका रेटिंग एटलीस्ट P2 पे होना चाहिए, यानी लोवेस्ट रिस्क पे होना चाहिए। अच्छा, वो कितना फंड्स मार्केट में से बोरो कर सकते हैं उसके लिए भी आरबीआई ने गाइडलाइन सेट की है कि हाउ मच फंड्स दे कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो उनका वर्किंग कैपिटल है, यानी दैट फंड्स, यानी दैट फर्म कैन बोरो द फंड्स फ्रॉम द मार्केट एग्जैक्टली अप टू 100% ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल। समझो उनका वर्किंग कैपिटल जो है वो 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ के इक्वल वो अपना जो कमर्शियल पेपर्स हैं उतना फंड्स जो है वो मार्केट में से बोरो कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके वर्किंग कैपिटल जितना 100% अमाउंट वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल यानी सर्कुलेटिंग कैपिटल, तो कम से कम जब उनको रीपे करने का टाइम आएगा आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड तो वो अपने वर्किंग कैपिटल में से ईजिली वापस रीपे कर सकें। तो इस तरह से उन्होंने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान करके स्पेशली इन केस ऑफ कमर्शियल पेपर्स हमारे आरबीआई ने क्या किया है, इस तरह के अनसिक्योर्ड या हम लोगों ने कहा नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट्स को जब आप लोग मार्केट में आप सर्कुलेट करते हो, इशू करते हो कि हम लोग फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वी विल रीपे, उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 7 डे टू 1 ईयर। अच्छा, कितने के मल्टीपल में? मिनिमम अमाउंट 5 लाख और इन द मल्टीपल ऑफ 5 लाख आप कलेक्ट करोगे। और उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस क्या किया कि उस फर्म के जो आपके शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी मिनिमम टेंजिबल एसेट्स कितनी होनी चाहिए? 4 करोड़। नंबर 3 क्रिजाल जैसी रेटिंग कंपनीज जो हैं उनको एटलीस्ट P2 लेवल पे उनको सेफ्टी मेजर पे उनको रेटिंग देनी चाहिए कि ये जो फर्म है वो अगर मार्केट में फंड्स लेती है तो उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि दे कैन रीपे इट, उनमें उतनी एबिलिटी है, वो इजीली अपने जितने भी एसेट्स हैं उनमें से वो लायबिलिटी को रीपे कर सकता है। और कितना बोरो कर सकता है? आरबीआई ने वो लिमिट भी सेट कर दिया है
कि ईच फर्म कैन बोरो द फंड्स इन द वे ऑफ कमर्शियल पेपर्स, यानी सीपीज के थ्रू कितना फंड बोरो कर सकते हो, इक्वल टू योर 100% ऑफ योर वर्किंग कैपिटल आप ले सकती हो। तो कितना इजी हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, MMF। अब ये जो MMF है, मोस्टली जब हम इसकी बात करते हैं तो ये MMF को हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने इन द ईयर 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, जब इंट्रोडक्शन की बात आई है तो हमने ध्यान दिया कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है कब आया, 1989 ने आरबीआई ने दिया। अच्छा, जो कमर्शियल पेपर्स हैं उनको स्पेशली 1990 में, एक साल के बाद आके आरबीआई ने उसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जब MMF की बात आती है तो आफ्टर द न्यू रिफॉर्म एक्ट यानी 1991 के बाद इस पर्टिकुलर जो पॉलिसीज़ है इनको सेटअप किया गया। और इसके सेटअप करने के पीछे मेन रीज़न ये था कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करना, उनको बढ़ाना, हमारे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट स्पेशली जो स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको सपोर्ट करना। एंड दिस MMF यानी जो हमारा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द सेकेंडरी मार्केट। ये हमारे सेकेंडरी मार्केट को बहुत सपोर्ट करता है। और इसमें क्या होता है, जितने भी स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, इनके जितने भी फंड्स आते हैं, उन सब रिसोर्सेज एंड फंड्स को वो मोबिलाइज करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं, ये आपका कॉल मनी मार्केट हो या नोटिस मार्केट हो, या हमने ट्रेजरी बिल देखा, इनमें इन्वेस्ट करना, या कमर्शियल बिल्स है उनमें इन्वेस्ट करना, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उनमें इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे वो स्पेशली उनको सपोर्ट करते हैं। ये जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे ना, उसी इंस्ट्रूमेंट में यानी अपने पूरे फंड्स को डाइवर्ट करते हैं। और यहाँ पे भी क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो रीज़नेबल हो जाता है, और प्लस रिस्क लेवल जो रहता है वो भी लेस रहता है। और हमारे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो हैं, वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या हमारी बैंकिंग सेक्टर्स हो, या बड़े कारपोरेट हाउसेस हो, उनकी भी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ओवरऑल ये जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है, ये 92 में आफ्टर द हमार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये प्लेस करता है हमारे इकोनॉमी की लिक्विडिटी मार्केट को। हमारे इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म कहीं पे भी लिक्विडिटी आया तो उसको ईजिली सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की एडजस्टमेंट स्पेशली फ्रॉम म्यूचुअल फंड किया जाता है। और जहाँ पे भी ये सब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है, वो अमाउंट हम कहाँ कहाँ डाइवर्ट करते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट इसके थ्रू इनको मोबिलाइज़ किया जाता है। यानी कॉल मनी मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, या ट्रेजरी बिल्स के थ्रू दे दिया, या आपने कमर्शियल बिल्स में इन्वेस्ट कर दिया, या आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू उनको सपोर्ट दे दिया, तो यहीं पे उनके फंड्स को मोबिलाइज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है रेपो एंड रिवर्स रेपो। अब जब हम बात करते हैं रेपो रेट, तो रेपो रेट को स्टार्ट किया गया 1992 में, और रिवर्स रेपो रेट को कब स्टार्ट किया गया, 1996 में। अच्छा, रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या करते हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में दे आर वर्किंग स्पेशली टू एडजस्ट द लिक्विडिटी इन बैंकिंग मार्केट। जितना भी बैंकिंग सेक्टर है, जो हमारा एक वास्ट मार्केट है, इस वास्ट मार्केट में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की शॉर्टेज पड़ती है। तो अगर लिक्विडिटी कम हो गई, कहीं पे किसी को डेफिसिट हो गया, कहीं किसी को ज़रूरत आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो दैट लिक्विडिटी विल बी एडजस्टेड थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो। अच्छा, हमने पढ़ा था जब हम रेपो की बात करते हैं, रेपो एंड रिवर्स रेपो जो रहता है, ये क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स में भी हमने पढ़ा था, क्योंकि सेंट्रल बैंक का ये इम्पॉर्टेंट मेथड है टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कितना इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन में होना चाहिए, किसको कितना क्रेडिट देना है, इन सब के ऊपर आपको मालूम है सो मैनी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स आर देयर। और क्वांटिटेटिव मेथड में रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, 92 में जब रेपो को इंट्रोड्यूस किया गया,
शुरुआत की गई। तो शुरुआत में इस रेपो और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सभी बैंकिंग सेक्टर का वो सुप्रीम अथॉरिटी है। और इस सुप्रीम अथॉरिटी में क्या होता है, एज अ सुप्रीम अथॉरिटी, एज अ टॉप मोस्ट अथॉरिटी, अगर किसी भी कमर्शियल बैंक्स को या कोऑपरेटिव बैंक्स को या रीजनल रूरल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इट इज़ एडजस्टेड बाय द आरबीआई। वो आरबीआई एडजस्ट करती है, एंड वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे विल चार्ज फ्रॉम देम दैट इज़ कॉल्ड अ रेपो रेट। वो रेपो रेट रहता है। तो इसमें जनरली जब हम रेपो की बात करते हैं, यानी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रीपरचेज एग्रीमेंट, इसमें वो क्या करते हैं, जितनी भी उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती हैं, जितने भी उनके कमर्शियल बिल्स रहते हैं, उनको वो रीपरचेज कर देते हैं और उनके अगेंस्ट में उनको क्या कर देते हैं, लिक्विडिटी दे देते हैं। उनकी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। अच्छा, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट कब आया, 1996 में। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक को भी फाइनेंशियल जो है डेफिसिट जो है वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो उनका मेन काम रहता है बहुत से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। और ये सपोर्ट करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म उनको पैसे की डेफिसिट या शॉर्टेज आ जाए। तो क्या होता है इसमें, अगेन ऑल द बैंकिंग सेक्टर दे विल ट्राई टू सपोर्ट आवर सेंट्रल बैंक। वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनके बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली हम जब रिवर्स रेपो की बात करते हैं तो रिवर्स रेपो भी क्या था, आपके बैंकिंग सेक्टर में अगर कहीं शॉर्टफॉल आया यानी आरबीआई को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भी उनको सपोर्ट कर दिया, या आपस में एडजस्टमेंट करके ओवरनाइट किसी को सपोर्ट कर दिया। तो जनरली जब हम रिवर्स रेपो की बात करते हैं जो 96 में आया, तो इसमें वो आरबीआई क्या करता है, दे आर बाइंग अ सिक्योरिटी। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बाइंग, दे आर परचेजिंग द सिक्योरिटी इन द स्पॉट मार्केट। वो स्पॉट मार्केट में परचेज करते हैं विथ अ कमिटमेंट, उनको कमिट भी कर देते हैं कि वी आर गोइंग टू रीसेल इन द फॉरवर्ड मार्केट। तो इस तरह से क्या होता है, इस लेन देन में जो भी पैसे की ज़रूरत होती है वो उनको सेटिस्फाई कर देते हैं। उनसे बाय कर लिया, ठीक है, आप मुझे स्पॉट मार्केट में आपको ज़रूरत थी, आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे दो, हमने आपको दे दिए, फिर वही सिक्योरिटीज़ हम फॉरवर्ड मार्केट में आगे चल के उसको बेच देंगे। तो इस तरह से ये जो भी आपके बैंकिंग सेक्टर की लिक्विडिटी में एनी प्रॉब्लम आया, उस लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने का काम किसका होता है, रेपो एंड रिवर्स रेपो। ये उनको काफ़ी सपोर्ट करता आ रहा है, क्योंकि दीज आर द बेस्ट क्वांटिटेटिव वेपन्स in the hands of RBI to control the volume of money in the circulation। और बैंकिंग सेक्टर में तो ये सब ट्रांजैक्शंस चलती ही रहती हैं, उसके लिए आपको मालूम है। अच्छा, एज़ पर यूअर नोट्स, जो टीवाई के नोट्स में आपको दिया जाता है, तो जनरली उसमें लिखा गया है कि जो रेपो रेट है एज़ पर द मार्च 2018 जो है दैट इज़ 6.5, और जो रिवर्स रेपो है वो उनसे हमेशा कम रहता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं पे करती है, क्योंकि वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी के लिए काम करती है। तो रिवर्स रेपो में कितना इंटरेस्ट है, 6.25 जो आपके नोट्स में। लेकिन लेट मी टेल यू द करंट रेपो एंड रिवर्स रेपो। जब हम करंट रेपो की बात करें, अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूँ 2021 में, तो आज की डेट में हमारा रेपो कितना है, 4% है, सिर्फ 4%। यानी बैंक्स को अगर कुछ भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो फ्रॉम अदर बैंकिंग सेक्टर या बाय थ्रू द आरबीआई का सपोर्ट, दे विल बी गिवन ऑल द लिक्विडिटी। उनकी लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाएगा, उनके डेफिसिट को ओवरकम किया जाएगा, एंड हाउ मच दे विल पे, ओनली 4%। लेकिन अगर रिवर्स रेपो के थ्रू बैंकिंग सेक्टर विल सपोर्ट द आरबीआई, अगर वो सपोर्ट करती है तो रिवर्स रेपो का रेट कितना है, 3.335, 3.35। तो इस तरह से आपका रिवर्स रेपो रेट जो है वो एट प्रेजेंट बहुत लिमिटेड है। यानी इजीली आपके देखो कितने फंड्स सस्ते पड़ते हैं, चीपर पड़ते हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि वो सस्ते में लेते हैं
और जब हमारे पूरे बिज़नेस वर्ल्ड में या हमारे लोकल मार्केट में या बिजनेसमैन को कमर्शियल वर्ल्ड में यही पैसे क्रेडिट फैसिलिटीज़ में देते हैं तो दे विल चार्ज 8%, 9%, 10%, और जो डिफरेंस रहता है दैट इज़ अ प्रियरली अ प्रॉफिट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, वो उनका प्रॉफिट रहता है क्योंकि यही तो उनका बिजनेस है। लेकिन मेन रहता है कि ये जो मनी मार्केट है वो हमारे एंटायर इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है, जो हमारी स्मॉल डिनोमिनेशन में जो ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं उन सबको सेटिस्फाई करने में ये मनी मार्केट हमारी काफ़ी सपोर्ट करता रहता है। यानी पूरा ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को स्मूथली कंडक्ट करने में जो हमारा मनी मार्केट है इट इज़ अ बैकिंग सिस्टम, जैसे बैकबोन की तरह वो काम करता है। तो हमने कहा मनी मार्केट एक लाइफ ब्लड की तरह हमको सपोर्ट करता है। तो रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट जो रहता है इट विल ट्राई टू एडजस्ट द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सेक्टर, वो उसमें पूरी लिक्विडिटी को एडजस्ट करता रहता है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है हमारे मनी मार्केट में दैट इज डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DFHI। ये डिस्काउंट फाइनेंस हाउसेस जो हैं इनकी शुरुआत हुई थी 1988 में। ये डिस्काउंट फाइनेंस हाउसेस जो हैं इनको स्पेशली स्टार्ट किया था RBI, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इन सब मनी मार्केट का मेन हेड सुप्रीम अथॉरिटी है RBI ने इस डिस्काउंट फाइनेंस हाउसेस को स्टार्ट किया, लेकिन इनको जॉइंटली ओन किया क्योंकि ओनर था RBI, लेकिन उसके साथ जॉइंटली हैंड्स दूसरे भी इन्वॉल्व थे, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो इनके साथ इन्वॉल्व थे, बड़ी बड़ी जो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी वो इनके साथ थी। तो 1988 में ये जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउसेस हैं इनको स्टार्ट किया गया। ये स्पेशली अपने फंड्स को जो थे, ये जितने भी इन्वेस्टर्स से फंड्स उनको मिलते थे, उनका मेन पर्पस था ये जो मनी मार्केट है इनको सपोर्ट करना। यानी अगर किसी को कॉल मनी मार्केट में चाहिए तो उनके अपने फंड्स को उधर डाइवर्ट कर देना, या ट्रेजरी बिल में अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो ये डिस्काउंट फाइनेंस जो है वो उनको पैसे की सपोर्ट करेगा, क्योंकि RBI, पब्लिक सेक्टर बैंक और बिग फाइनेंशियल हाउसेस ये सब इस मार्केट में मेन डीलर्स हैं शुरू से, और स्पेशली आफ्टर 1991 के बाद तो उनका वॉल्यूम और बढ़ गया है। और इनके जो स्पेशली अगर मैं कहूँ कि आफ्टर द 2000 के बाद ये जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउसेस हैं, क्योंकि जब हम 91 के बाद की बात करते हैं तो काफ़ी बदलाव आया है। फॉर यूअर नॉलेज पर्पज़ आई एम टेलिंग यू कि 2000 के बाद सेबी ने काफ़ी रूल्स इनके लिए चेंज किए फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि जितने भी फंड्स हम मनी मार्केट में मोबिलाइज करें, जितने भी रिसोर्सेज मूव हो, उनकी रिस्क मिनिमम हो। इसके लिए सेबी ने उनके लिए सेपरेट नॉर्म्स जो है, रूल्स जो है, गाइडलाइंस जो है वो उनके लिए तैयार किए। अच्छा, ये जो मार्केट है ये भी डील करता है किसमें? कॉल मनी मार्केट में, ट्रेजरी बिल्स में, कमर्शियल बिल्स में, CDs में या CPs में, अपने फंड्स को वहीं पे मोबिलाइज करता है। नाउ द लास्ट वन दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये भी RBI ने एक नया मनी को एडजस्ट करने का, मनी सपोर्ट करने का एक नया इंस्ट्रूमेंट, एक नया कंपोनेंट जो है वो 3 मई 2011 में स्टार्ट किया। कब स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हुआ, दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो था ये स्टार्ट हुआ 3 मई 2011, मई में स्टार्ट हुआ। अच्छा, स्टार्ट हुआ 3 मई, लेकिन ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था इसने अपना वर्किंग, इसका इफेक्टिवनेस स्टार्ट हुआ फ्रॉम 9 मई 2011। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें RBI सपोर्ट करती है टू एनी कमर्शियल बैंक। किसी भी कमर्शियल बैंक को सपोज पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ी तो उसको इमीडिएटली ओवरनाइट उनके पैसे की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने का काम जो है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के कंपोनेंट के अंडर उनको दिया जाएगा, यानी ओवरनाइट उनको सपोर्ट की जाएगी। लेकिन क्योंकि हमने उनको एज पर देयर फास्ट क्विक सर्विसेज हमने उनको दिया, तो यहाँ पे जो रेपो रेट है उनसे 1% ज़्यादा
उनसे इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। जितना भी रेपो रेट रहेगा, जैसे हमने कहा एट प्रेजेंट रेपो रेट इज़ 4%, तो MSF से मतलब 1% ज़्यादा यानी 5%, तो 5% उनसे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। एक ये अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये MSF 2011 के बाद ये चालू हुआ, लेकिन अप्रैल 2012 के बाद इसमें और चेंजेस, क्योंकि बैंक का वर्किंग बढ़ने लगा, उनका वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी, उनके नीचे क्लाइंट्स बढ़ने लगे, उनका बिजनेस बढ़ने लगा। तो कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आने लगी कि सपोज़ कोई क्लाइंट आ गया, उन्हें 4000 करोड़ 5000 करोड़ की ज़रूरत पड़ी, लेकिन बैंक के पास उतने फंड्स अवेलेबल नहीं, और सामने जो क्लाइंट है वो बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड गुडविल वाला क्लाइंट है, हम उन्हें चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दे के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अंडर दिस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में अप्रैल 2012 से RBI ने फिर एक नया गाइडलाइन उनको दिया, और वो गाइडलाइन में क्या किया, उन्होंने बैंक को ही सपोर्ट किया, उनके बैंक की बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ा दी। और वो बोरोइंग कैपेसिटी क्या बढ़ा दी, उन्होंने बता दिया कि जो हर बैंक है वो कितना बोरो कर सकता है अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अप टू 2% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। उनका जितना नेट डिमांड है और जितनी उनकी टाइम लायबिलिटीज़ हैं, उन सबको अगर प्लस किया जाए, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़, उनका 2%, क्योंकि उनका वॉल्यूम बढ़ गया। अब उनका वॉल्यूम बढ़ गया तो उस वॉल्यूम का बढ़ने की वजह से उनका नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे तो एक बहुत बड़ा फिगर उनके सामने आ जाएगा। उसका 2% उनको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ में बोरो करने के लिए दे दो। तो बैंक को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने लगी, और इसकी वजह से उनका बहुत अच्छा मनी का फ़्लो जो होने लगा वो उनको स्मूथ मिलने लगा। तो RBI ने उनको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ के अंडर आफ्टर 2011 उनको ओवरनाइट उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फाइनेंशियल सपोर्ट देने का एकदम कंसिडर किया, और उनकी बोरोइंग कैपेसिटी को अप्रैल 2012 के बाद और बढ़ा दिया। यानी उनकी जो नेट डिमांड है और जितनी टाइम लायबिलिटीज़ है उनको प्लस करो, और उनका 2% उनको MSF में दे दो। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है, रेपो रेट से 1% प्लस। अगर रेपो रेट 4% है तो MSF में उनको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, दैट इज़ 4 यानी हमारा 5, यानी 5% रहेगा। लेकिन एट प्रेजेंट देखो और फ़ायदा, क्योंकि एट प्रेजेंट हमारी कंपटीशन इतनी बढ़ गई है, क्योंकि डिसाइड ये हुआ था कि 1% ज़्यादा, लेकिन अगर मैं एट प्रेजेंट आपको बताऊं तो रेपो रेट है 4%। अब एज़ पर नॉर्म्स अगर मैं प्रीवियस नॉर्म्स देखूं तो 5%, लेकिन क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो कंपटीशन की वजह से RBI ने उनको और रिलैक्सेशन दे दिया। एट प्रेजेंट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड इट कि MSF रेट है ओनली 4.25, यानी सिर्फ 25 पैसा ज़्यादा, यानी रेपो से 25 पैसा ज़्यादा दे आर चार्जिंग, यानी इतना छोटा उनसे परसेंटेज गैप देके उनको बैंक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो कितना फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है सभी बैंकिंग सिस्टम्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, आपके पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को, कि इतना चीपली सपोर्ट उनको पैसे का मिलता है, सो दैट आवर इकोनॉमी कैन अचीव देयर एक्सपेक्टेड टारगेट। तो ये जो है वो 9 कंपोनेंट्स हैं किसके, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के, जिसमें हमने देखा कॉल मनी मार्केट, इट इज़ अ मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड, दैट इज़ फॉर 1 डे। और अगर इसमें नोटिस मनी मार्केट आता है तो फ्रॉम 2 days to 14 days की सपोर्ट किया जाता है। इसमें मोस्टली बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैंक्स की जितनी भी डेफिसिट्स होती हैं, शॉर्टेजेस होती हैं, वो उनको सेटिस्फाई किया जाता है। देन हमने ट्रेजरी बिल मार्केट देखा, इसमें सेंट्रल बैंक को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो दे विल इशू दिस टी बिल्स, लेकिन दीज आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो देते हैं, लेकिन उनका एक यूनिट, मिनिमम यूनिट 25,000, और बाकी के जो यूनिट रहता है इन द मल्टीपल ऑफ 25,000। उसके बाद हमने देखा कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स मतलब सिंपली आपके बिल ऑफ एक्सचेंज, कम रिस्की रहता है, इसमें आपकी सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो आपका मैच्योरिटी पीरियड रहता है जनरली 3 months रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, और इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो भी इसमें रीज़नेबल रहता है।
और उसके अलावा इसका जो मोस्टली मूवमेंट रहता है हमारे डे टू डे लाइफ में वो भी वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। तो बैंक्स इनमें से काफ़ी कमाती रहती। कमर्शियल बैंक्स उनको परचेस करती, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को ज़रूरत पड़ा तो उसको रीडिस्काउंट किससे करवाएगी? फ्रॉम एक्सिस बैंक या आपके सिडबी बैंक या आपके IDBI बैंक, ऐसे बैंक से उनको वापस रीडिस्काउंट करके अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करवाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये भी अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल एंड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, जो 1989 में RBI ने इसको इंट्रोड्यूस किया टू सपोर्ट द बैंकिंग सिस्टम। उनको सपोर्ट करने के लिए वो दिया गया, लेकिन इसका एक यूनिट कितने का है? 1 लाख। फिर उनको उनके मल्टीपल में देना है, और मैच्योरिटी पीरियड क्या है? फ्रॉम 7 days to 1 year। ऑन द सिमिलर ग्राउंड कमर्शियल पेपर्स जो 1990 में हमने दिया, इसका भी मैच्योरिटी पीरियड क्या है? ये भी फ्रॉम 7 days to 1 year। ये भी अनसिक्योर्ड है, ये भी निगोशिएबल है, इजीली निगोशिएबल रहता है। अच्छा, इसमें भी आपका एक यूनिट मिनिमम अमाउंट कितने का था? 5 लाख। लेकिन क्योंकि अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था तो RBI की कुछ गाइडलाइंस थी कि जो भी फर्म इसको इशू करती है, कमर्शियल पेपर्स को इशू करती है, उनके शेयर्स मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। उनकी टेंजिबल प्रॉपर्टी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 4 करोड़ होनी चाहिए। क्रिजल के थ्रू उनका जो रेटिंग होना चाहिए, क्रेडिट डिजर्वनेस जो होना चाहिए, वर्दीनेस होनी चाहिए, P2 लेवल का होना चाहिए। और कितना फंड्स बोरो कर सकते हैं? अप टू 100% ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल। देन हमने देखा म्यूचुअल मनी मार्केट जो है MMF, ये भी हमारे मार्केट में काफ़ी सपोर्ट करता है, हमारे सेकेंडरी मार्केट को काफ़ी सपोर्ट करता है, उसको डेवलप करने में इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। और इसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं उनके फंड्स और रिसोर्सेज को वो डाइवर्ट कर देते हैं और उनको कॉल मनी मार्केट, टी बिल में, कमर्शियल बिल्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत बेनिफिटेड और बेनिफिशियरीज जो रहते हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। देन हमने रेपो और रिवर्स रेपो रेट देखा। इसमें RBI प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एडजस्ट द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सेक्टर। और एट प्रेजेंट रेपो रेट कितना है? सिर्फ 4%। और रिवर्स रेपो रेट कितना है? दैट इज़ 3.35। और हमने उसके बाद देखा डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जिसको 1988 में ज्वाइंटली ओन किया RBI ने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। इनका मेन पर्पस क्या था? स्मूथ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। वो भी शॉर्ट टर्म हमारी जो डिमांड्स हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना, स्पेशली आपके कमर्शियल बिल्स हो, टी बिल्स हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो या CPs हो, वहाँ पे उनको एडजस्ट करना। और लास्ट हमने देखा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF। इसको 3 मई 2011 पे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इफ़ेक्टिव बना 9 मई 2011। लेकिन अप्रैल 2012 के बाद इसमें RBI ने और चेंजेस कर दिया, और स्मूथ कर दिया, और लिबरलाइज कर दिया कि उनकी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ा दी कि उनको ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत है तो ठीक है भाई 1% आप ज़्यादा इंटरेस्ट दो, लेकिन आपको अमाउंट कितना बोरो कर सकते हो? आपकी जो नेट डिमांड है प्लस टाइम लायबिलिटीज़ हैं उसका आपको 2% आपका बोरोइंग कैपेसिटी अंडर MSF के कैपेसिटी या पॉलिसी में मिलेगा। ओके, तो ये है पूरा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो हमारे मनी मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को काफ़ी सपोर्ट और हेल्प करता है। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, नाम ही इटसेल्फ कहता है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी वो एज पर रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस ऑफ RBI को फॉलो नहीं करता है। और ये मोस्टली कहाँ दिखाई देता है? मोस्टली इन द रूरल एरियाज़, मोस्टली इन द बैकवर्ड एरियाज़, मोस्टली इन द एग्रीकल्चर एरियाज़, जहाँ पे अभी भी बैंकिंग सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ पे यू विल सी दैट कि जितने भी उनके फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा वहाँ के अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से सेटिस्फाई की जाती हैं। तो लेट्स सी इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में स्पेशली कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें पहला दिखाई देता है हमें इंडिजीनियस बैंकर्स यानी IBs। अब जब हम इंडिजीनियस बैंकर्स की बात करते हैं तो ये दे आर वर्किंग लाइक प्राइवेट बैंक्स।
दे आर वर्किंग लाइक अ फॉर्मल बैंक्स। वो फॉर्मल बैंक्स की तरह ये प्राइवेट बैंक्स काम करती हैं। ये प्राइवेट बैंक ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में भी दिखाई देती हैं, नॉट ओनली इन द रूरल एरियाज़, लेकिन अर्बन एरियाज़ में भी वो फॉर्मल बैंक्स की तरह काम करती हैं। और स्पेशली हमारे इकोनॉमी में वो वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज़ में ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि यहाँ पे जब आप प्राइवेट बैंक से आप लोन ले रहे हो, फंड्स ले रहे हो फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। तो यू विल फाइंड इट कि यहाँ पे दे आर फॉलोइंग द डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी अलग अलग वो पार्ट से एज़ पर देयर पर्पज़ ऑफ देयर क्रेडिट या पर्पज़ या एज़ पर द नेचर ऑफ देयर पर्सन या बिजनेसमैन, दे विल चार्ज अ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जिसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी आरबीआई को नहीं मिल पाती है। तो ऐसा मोस्टली इंडिजीनियस बैंकर्स जो हैं वो करते हैं और वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर हमारे इकोनॉमी में वेस्टर्न और सदर्न एरियाज़ में काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट आता है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का सेकंड कंपोनेंट, दैट इज़ मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर्स ज़्यादा कहाँ पॉपुलर हैं? रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे लोगों को बैंकिंग हैबिट्स नहीं हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। अब फैसिलिटीज़ नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उनको ज़्यादा बैंकिंग हैबिट्स भी नहीं है। तो उसकी वजह से दे आर टेकिंग दीज शॉर्ट टर्म क्विक लोन्स फ्रॉम दीज मनी लेंडर्स। अब ये जो मनी लेंडर्स हैं वो उनको क्विक लोन तो दे देते हैं, लेकिन दे विल चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम देम। वो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ रीजनेबल, बहुत कम रहता है, लो रहता है, चीपर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। लेकिन जब हम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको सो मैनी स्पेकुलेशन एंड यू विल सी दैट कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो रूल्स रेगुलेशन ऑफ आरबीआई को वो फॉलो नहीं करते हैं। और जब मनी लेंडर्स की बात करते हैं तो वो नॉट ओनली दे विल सी कि दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर द लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, दे विल आल्सो सैंक्शन या दे विल प्रोवाइड द लोन डायरेक्टली फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, कि किसी के बच्चों की शादी है उसके लिए दे दिया, उनके घर में डेथ है उनके लिए, अगर उनको रिचुअल्स के लिए पैसे चाहिए उनको दे दिया, और उनके अगेंस्ट में उनकी जो पूरी लैंड है या कैटल्स है उनको अपने नाम करवा दिया। तो ऐसे मनी लेंडर्स जो हैं, इस तरह के कॉमन लोन्स जो हैं स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ में फार्मर्स हो या स्मॉल बिजनेसमैन हो या आर्टिजन्स हो या लेबर फोर्स हो, यू नो दैट उनके डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो लोन्स रहते हैं ना, वो डायरेक्टली मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और अपने, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, तो एक्चुअली दे आर हेजिटेट टू आस्क फॉर द लोन फ्रॉम द मनी मार्केट। तो वो वहाँ नहीं जाते हैं, वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं, और एज अ रिटर्न उनकी प्रॉपर्टीज़ चली जाती हैं, उनका हैवी जो रिटर्न रहता है यानी उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, तो दैट विल बिकम कॉस्टली फॉर देम। और कुछ केसेस में तो यू नो इट वेरी वेल, उनकी प्रॉपर्टी चली जाती है या उनके फोर फादर्स का दिया गया जो लोन है वो उनकी आने वाली जनरेशन तक चुकाती है। तो ऐसा कॉस्टली लोन जो है वो मनी लेंडर्स बैकवर्ड एरियाज़ में ज़मींदार वगैरह ये देते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसे हम कहते हैं NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के भी 3 कंपोनेंट हैं। पहला है निधिस, फर्स्ट वन है निधि। अब निधि में क्या होता है, स्पेशली निधि जो रहता है इट इज़ वन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक वन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि हर कोई इसका जो मेंबर रहता है वो इसमें मंथली कंट्रीब्यूट करता रहता है, और जिसको भी लोन चाहिए वो लोन के लिए अप्लाई करता है, उसको लोन दिए जाते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, लेकिन रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो रीज़नेबल होता है। यहाँ के जो मेंबर्स हैं दे जनरली आस्क फॉर द लोन या एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, तो उनको रीज़नेबल रेट पे उनके मेंबर्स को दिया जाता है। ये दिस टाइप ऑफ निधिस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या इस तरह की जो स्कीम है, ज़्यादातर हमारे इंडिया के साउथ साइड ज़्यादा पॉपुलर है। तो निधि ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। नेक्स्ट हमें अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में मिलता है चिट फंड्स।
अब चिट फंड्स क्या होता है, ये भी एक सेविंग की तरह एक इंस्टीट्यूशन रहता है जहाँ पे इनके जो मेंबर्स रहते हैं दे विल कंट्रीब्यूट सम स्पेसिफिक अमाउंट एवरी मंथ। हर मंथ उसमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है वो उसमें डिपॉजिट करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब उसमें अमाउंट वो डिपॉजिट करते हैं तो जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम एक चिट पे लिखते हैं और जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका नाम चिट से या लॉट से निकाला जाता है। जिसका नाम आया उसको वो अमाउंट जो है फॉर दैट अपने पर्पस के लिए उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको दिया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। चिट फंड्स जो है ये भी अनऑर्गेनाइज मार्केट में बहुत से लोग फॉलो करते हैं। आपने देखा है बहुत से लोग जो रहते हैं ना मिलके वीसी वगैरह भरते हैं। तो वीसी में क्या होता है, समझो हम 10 लोग हैं, हम सब ने मिलके 1,000 कंट्रीब्यूट किया और हमने क्या किया, 10 लोगों के नाम चिट पे लिख के हमने डाल दिया और उसमें से ड्रॉ किया। जिसका नाम उस आया उसको 10,000 दे दो कि चलो आप यूज़ करो, आपको जो चाहिए। तो इस तरह से चिट फंड जो रहता है इसमें एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें उनके जो मेंबर्स हैं वो मंथली पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन करते हैं, वो उसमें सब्सक्रिप्शन करते रहते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, बाय यूजिंग द चिट मेथड या लॉट मेथड या लॉटरी मेथड दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ देयर वन ऑफ देयर मेंबर। जिसका भी नाम निकला वो बेनिफिशियरी और उसको वो पूरा फंड जो है वो विथ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जाता है कि आप यूज़ करो। तो ऐसा भी चिट फंड जो है इट इज़ अ वन वे ऑफ सेविंग मेथड। बहुत एक ये भी एक सेविंग का मेथड है जिसमें हम फंड को मोबिलाइज करते हैं, लेकिन ये मेथड हमारे इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलर है इन केरला एंड तमिलनाडु। लेकिन हम लोग सिर्फ केरला और तमिलनाडु नहीं, बहुत से एरियाज़ में आप देखोगे कि बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज पर्सनस हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, या जहां हम लोग एक जगह काम करते हैं तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो भी आपस में मिलके इस तरह का चिट फंड जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये एक कॉमन मेथड जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मोस्टली यूज़ होता है जो हमारे शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लोन कंपनीज। अभी कुछ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लोन कंपनीज़ के नाम से रजिस्टर्ड होती हैं, जिनका मेन पर्पस होता है कि मार्केट के रिटेलर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन देना, या होलसेलर्स हों या बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, उनको शॉर्ट टर्म जल्दी लोन देना। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं, ज़्यादा एक्सेसिव वर्क नहीं, फॉर्मेलिटीज़ नहीं, उनको जल्दी हमने एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट लोन दिया। लेकिन एक चीज़ होती है, जब ऐसी प्रॉम्प्ट एंड क्विक सर्विसेज होती है ना तो उनके पीछे फिर एक थोड़ा ड्रॉबैक आ जाता है, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई। तो ऐसे कुछ लोन कंपनीज़ हैं जो अनऑर्गेनाइज मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं और वो भी हमारे इकोनॉमी में रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को या बहुत सारे लेबर फोर्स हैं, बिजनेसमैन, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट इज़ हाई। और इसमें आपको काफ़ी अपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी मॉर्गेज, कोलैटरल लोन्स रहते हैं। हम अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें जो इनके पास गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज रखते हैं, कोलैटरल सिक्योर्ड होते हैं और उनके अगेंस्ट में उनको लोन मिलता है। लेकिन फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज मार्केट रिस्की होता है जबकि ऑर्गेनाइज मार्केट इज़ वेरी सेफ और लो रिस्क रहता है। नेक्स्ट इसका अनऑर्गेनाइज मार्केट का आखिरी 4th पॉइंट है फाइनेंस ब्रोकर। अब ये जो फाइनेंस ब्रोकर है दे आर एक्टिंग एज अ मिडल मैन बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर। ये बोरोअर और लेंडर को मिलाता है, उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। जो बोरोअर को चाहिए, जितना अमाउंट चाहिए उसके हिसाब से वो उसको मिला देता है। और ऐसे फाइनेंस ब्रोकर ना अलग अलग मार्केट में आपको मिल जाएंगे। जैसे क्लॉथ मार्केट है उसमें वहाँ आपको ब्रोकर मिलेगा, या फ्रूट मार्केट है वहाँ ब्रोकर मिलेगा, वेजिटेबल मार्केट है वहाँ ब्रोकर मिलेगा, गोल्ड मार्केट है वहाँ आपको ब्रोकर मिलेगा, ग्रेन मार्केट है वहाँ आपको ब्रोकर मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग मार्केट में, यानी बड़े बड़े जब मार्केट होते हैं, स्पेशली क्लॉथ मार्केट है तो उनका ब्रोकर अलग रहेगा, ग्रेन मार्केट है उसका ब्रोकर अलग रहेगा। उसका मेन काम क्या है, उसी मार्केट के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना, और उसके लिए वो बोरोअर और लेंडर दोनों को मिला देता है। और उसके लिए उसको क्या मिलता है, ब्रोकरेज, उसको कमीशन मिलती है, वो कमाता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा मनी मार्केट जो है वो
काम करता है। ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। एक तरफ पूरा सिस्टमैटिक मार्केट, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जिसमें सो मेनी कंपोनेंट्स आर वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, और दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज मार्केट, जिसको मॉनिटर करती रहती है आरबीआई, ऐसे नहीं छोड़ देती है, उनको मॉनिटर कर देती है, उनको रजिस्टर्ड कर देती है, लेकिन उनकी जो अकाउंटिंग है, उनकी जो डिटेल्स हैं, उनकी जो डेटा है, वो एक्यूरेट डेटा उनके पास, आरबीआई के पास अवेलेबल नहीं होती है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। जिस तरह से मैंने ये डिस्कस किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड नोट्स ऑन माई website. Yes friends, if you like this video, please do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.